आज बच्चों हम लोग नया टॉपिक ले रहे हैं नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज। जैसा कि इसके पहले आपने मध्य पाषाण युग पढ़ा था, पूरा पाषाण युग पढ़ा था, सबका समय आपको बताया गया था। यहाँ पर भी ये समय बताया जा रहा है 5000 BC से 1000 BC के लगभग। मतलब हर की जो डेट बताई गई है वह डेट अनुमानित डेट है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, जैसा आज आप लोग मांग भी कर रहे थे कि वीडियो को थोड़ा और लंबा समय तक कर दिया जाए। तो उसके संदर्भ में मुझे एक चीज़ ये कहना था कि अभी 11 अक्टूबर तक पीसीएस की परीक्षा आयोजित होनी है। तो हमारे अन्य जो साथी हैं, प्रतियोगी मित्र हैं आप जैसे, वे उनका कहना है कि अभी 11 अक्टूबर तक छोटे ही दिए जाएं, क्योंकि उनका ध्यान वहाँ पर भी है। मतलब 11 अक्टूबर तक वो चाहते हैं कि वीडियो छोटा रहे। दूसरी तरफ एक हमने मैटर देने में एक गलती की है, आप उस गलती को ध्यान दीजिएगा। जब हम विनय पिटक की व्याख्या कर रहे थे तो उसमें हमने कहा तो था, लिखा तो था 227, मतलब पतिमोक्ष में हमने कहा था कि पतिमोक्ष में कुल नियम जो हैं 227 हैं, लेकिन बोलने में हमने 287 कह दिया था। इसलिए वह आप सही कर लेंगे। तो अब मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि आप लोगों ने बताया भी, कि इससे मेरा पूरा क्लास से मेरा बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो रहा है। तो इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो सबको समान रूप से ही देता हूँ। अब ये आप लोगों की महानता होती है कि लेने वाला कैसा है। अगर लेने वाला जुझारू है तो देने वाला जुझारू होना ही पड़ता है। इसलिए आप जितना ही जुझारू बनेंगे, हमें आपके साथ जूझने में उतना ही मज़ा आएगा। और हम दोनों का संघर्ष जहाँ एक तरफ आपको सफलता देगा, वहीं मुझे एक बड़ा नाम देगा। वैसे तो पढ़ाते हुए मुझे कोई 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस 30 वर्षों का अनुभव का आप ज़बरदस्त फ़ायदा उठाएं। इसलिए आइए हम लोग इस नए टॉपिक को शुरू करते हैं। आप एक चीज़ ये देखिए कि हम पढ़ते कैसे हैं, कैसे हम उठा रहे हैं मैटर को, ये भी आपको सीखना है। तो यहाँ पर लिखा है नव पाषाण युग। मतलब जो पाषाण युग है उसमें कुछ नया होने जा रहा है। क्लियर? नवपाषाण युग में जो नया आ रहा है, इसीलिए तो इसे नवपाषाण युग कहा जा रहा है। तो अभी नया क्या आएगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि जो वर्ड है नियोलिथिक, इस शब्द का रचनाकार कौन है? रचनाकार तो आप सिंपल सा आंसर कर देंगे कि सर जॉन लुबाक सर हैं। जॉन लुबाक, बाक अंग्रेजी में लिख लेते हैं ल्यूबाक। मतलब नवपाषाण शब्द या नियोलिथिक शब्द के फाउंडर हैं जॉन लुबाक। जब आप इतनी बातें आप याद जान गए, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि भारत में नवपाषाण युग की स्थिति क्या है। मतलब भारत में नवपाषाण युग, पाषाण युग, ठीक है। तो नवपाषाण युग होना चाहिए था, आप इसे कर लीजिएगा, नवपाषाण युग। तो एक चीज़ यहाँ पर आप याद रखिएगा, भारत में नवपाषाण युग के जो जनक माने जाते हैं
वह सुब्बा राव को माना जाता है। तो जैसे ये पूछ देगा कि सुब्बा राव को जनक क्यों माना गया, क्योंकि सुब्बा राव ने ही पहली बार यह बताया था कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में 9 पाषाणिक बस्तियां बसी थीं। मतलब 9 पाषाणिक बस्तियों का खोज करने वाला विद्वान कौन है, तो आप कहेंगे सुब्बा राव सर है। इसलिए सुब्बा राव को भारतीय नवपाषाण युग का जनक कहा जाता है। लेकिन कुछ स्पेशली आप याद रखिएगा कि जब आपसे कुछ टफ क्वेश्चन उठाएंगे तो आपसे ये पूछ देंगे कि उत्तर भारत में कौन वह इतिहासकार है जिसने नवपाषाणिक स्थल की खोज किया है। तो आप आंसर कर देंगे। क्या आंसर होगा, तो आप कहोगे कि सर ली मुसालियार सर ने किया है। उत्तर भारत में नवपाषाणिक स्थल की तलाश ली मुसालियार सर ने किया है। तो ली मुसालियार ने किस क्षेत्र में वर्क किया है, तो आप कहेंगे टोन्स नदी की घाटी में किया है। और अगर यही चीज पूछा जाए कि दक्षिण भारत में किसने पहली बार वर्क किया है, तो आप कहोगे कि सर 1865 में कर्नाटक के एक डिस्ट्रिक्ट है बेलारी। तो बेलारी जो डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर निवेलियर फ्रेजर ने क्या किया है, नवपाषाणिक स्थल को खोजा है। लेकिन यहां हमसे एक चीज छूट गई है और वो इंपॉर्टेंट चीज छूटी है। वो ये छूटी है कि जॉन लुबाक ने इस शब्द को रचा कहाँ, मतलब इनकी किताब क्या है। तो आप कह देंगे कि जॉन लुबाक सर की किताब है प्री हिस्टोरिक टाइम। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि प्री हिस्टोरिक टाइम यह जॉन लुबाक की किताब है और इसी किताब में इन्होंने इस शब्द को, मतलब नियोलिथिक शब्द को लिखा और रचा है। लेकिन अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि इसे महापरिवर्तन का काल कहा जाता है। नवपाषाण युग को गॉर्डन चाइल्ड ने क्या कहा, महापरिवर्तन का दौर कहा इन्होंने। देखिए, गॉर्डन चाइल्ड ये बड़े इतिहासकार हैं और गॉर्डन चाइल्ड का कहना है कि नवपाषाण युग, यहां आप लिख लेंगे नियोलिथिक एज भी कर दिए, नियोलिथिक एज या नवपाषाण युग को इन्होंने क्या कहा, महापरिवर्तन का काल कहा। मतलब एज ऑफ ग्रेट चेंज किसने कहा है, गॉर्डन चाइल्ड ने कहा है। अब यहां प्रश्न आता है कि यह बात उन्होंने कहा क्यों। क्लियर? तो आप यहां देखिए, ये 9 मतलब इस पाषाण युग में जो इस दौर में चला, यहां पर क्या परिवर्तन आ रहा है, तो आप कहिए नई नई चीजें आ रही हैं। तो इसी नई चीजों के कारण ही गॉर्डन चाइल्ड सर ने इसे महापरिवर्तन का काल कहा है। तो नई चीज क्या आ रही है, मतलब नवपाषाण युग में विशेषताएं क्या हैं या नई चीज क्या आ रही है। तो एक वर्ड आप याद रखेंगे, कृषि का विकास। पहला पॉइंट हमने आपके बीच में लाया। तो कृषि का विकास की बात हम लोग करें तो आप याद रखिएगा कि मनुष्य था कैसा। नवपाषाण युग के पहले अगर हम मानव की बात करें तो मानव क्या था, आप कहोगे कि सर वह तो केवल
एक खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक मतलब फूड गैदरर था वो। लेकिन खाद्य संग्राहक जो मनुष्य है वह इस दौर में आकर, नवपाषाण युग में आकर किस में बदला? खाद्य उत्पादक मतलब फूड प्रोड्यूसर में बदला। यहां पर क्या है? फूड गैदरर है। और यहां पर क्या आया? फूड प्रोड्यूसर में बदल गया। उत्पादन करने लगा, खाद्यान्न का उत्पादन करने लगा। और पहली फसल उसने क्या बोई? जौ, फिर उसके बाद गेहूं, उसके बाद आप कुछ भी करते रहिएगा। चावल कर लें, बाजरा कर लें, ठीक है, चना कर लिए, मतलब है। तो यहां आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए अलर्ट आप रहिएगा। जैसे हमने कल आपको अग्नि के बारे में बता रखा था कि भाई देखिए किताबों में बड़ी फॉल्ट दी गई हैं, कोई मध्य पाषाण लिख देता है, कोई उच्च पाषाण लिख देता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि चर्ट और जैस्पर, फ्लिंट, पत्थरों को खोजने वाला निएंडरथल था। और फ्लिंट एक ऐसा पत्थर है जिसका प्रयोग आज भी हम लोग लाइटर में करते हैं, जिससे हम लोग आग जलाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में फिर यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसी भूल यहाँ पर भी आपसे होती है। लोग से पूछा जाता है कि पहला मानव द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला या उत्पादन किया जाने वाला पहला फूड ग्रेन क्या है, तो लोग लगा देते हैं गेहूं। एग्जैक्टली जौ है। और चूंकि जौ पहले ही उत्पादन होने वाला, मनुष्य के द्वारा उत्पादन किया जाने वाला पहला अन्न है, यही कारण है कि आज भी शुभ कार्यों में जौ का प्रयोग किया जाता है। तांबा पवित्र है क्योंकि उसे मानव ने पहली बार प्रयोग किया है। आज भी जौ, शादी विवाह होता है तो वहां गेहूं नहीं लाया जाता, वहां जौ को ही उपस्थित किया जाता है, परई या मिट्टी के बर्तन में रख करके उसे उपस्थित किया जाता है। और आप याद रखिएगा, पहले ज़माने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कोई अब से 30 साल पहले कजरी नाम का एक उत्सव हमारे यहाँ आयोजित होता था, आज भी होता है, लेकिन एक लगभग धीरे ये लुप्त होता जा रहा है। तो कजरी के पहले 21 दिन पहले हमारे घरों की जो औरतें थीं वो करती क्या थीं? मिट्टी को गूंथ कर और उससे एक चकई बना लेती थी, एक गोल मटोल, ठीक है, एक मिट्टी का सर्किल टाइप में बना देती थी, चकई जैसे कहा जाता था। और उसमें वो जो है जौ को डालती थी और उसे बड़ा करती थी। फिर 21वें दिन बाद यह अपने सगे संबंधियों को अर्पित करती थी और अर्पित करके उनसे दान दक्षिणा, दुआएं इत्यादि प्राप्त करती थी। यहाँ हमको एक चीज़ और याद रखना है मेरे बच्चों कि खेती करने वाला या कृषि की तकनीकी या का विकास करने वाला पहला कौन है? आप कहेंगे सर पुरुष नहीं है, स्त्री है। खेती करना शुरू किया है किसने? स्त्री ने किया है। और किस अन्न से शुरू किया है? जौ से शुरू किया है। अब यार इतना समझाने के बाद आपको अब तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि किताबें आपके पास अस्त्री हों। अगर किताब अस्त्री नहीं है तो आप उलझ जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप चैलेंज के साथ चुनौतीपूर्ण तरीके से आप कंपटीशन को निकालना चाह रहे हैं तो ये जो मेरे क्लास जा रहे हैं आप इसे कर लें और इस क्लास को कंप्लीट आप राइट करते रहें। जहाँ तक किताबों की बातें हैं मैं जल्दी ही अपनी खुद की किताब आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, ठीक है, क्विकली। और अब एंसेंट इंडिया की किताब आपके बीच में जाने वाली है। और अब आपने कृषि के बारे में जान लिया, जौ के बारे में मैंने आपको बहुत दबाव के साथ बता डाला है पूरा मैटर। और अब दूसरा पॉइंट आप ले लीजिए
कि नया परिवर्तन क्या हो रहा है। देखो, ये रटने की बात नहीं रही, सोचने की बात है। आप एक चीज बताओ, जो कृषक है, अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो जो खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति होता है वह घुमक्कड़ नहीं होता। हमने कल आपको बताया था कि पुरा पाषाण युग का जो बंदा है, व्यक्ति है, वो घुमक्कड़ था। लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि नव पाषाण युग का मानव ये घुमक्कड़ नहीं रहा, यायावारी नहीं रहा, वह अस्थाई जीवन जीने लगा है। क्यों अस्थाई जीवन जीने लगा है? क्योंकि कृषि वह करने लगा है या कृषि का विकास हो चुका है। तो खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति वह अस्थाई जीवन में ही विश्वास करता है। ठीक है, तो यहाँ से मनुष्य में अस्थाई जीवन भी शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से नवपाषाण युग से। अब एक बात आई कि जब व्यक्ति अस्थाई होगा, ठीक है, देखिए यहाँ जब कृषि आई तो कृषि के बाद आप देख रहे हैं अस्थाई जीवन आया। जब व्यक्ति अस्थाई जीवन आएगा तो इसका मतलब वो घर बना लेगा, आवास बनाएगा। ठीक है, केवल लॉजिक आपको करना है, आवास बनाएगा। तो जब आवास बनाएगा तो आवास बनाने के लिए वो क्या करेगा? देखिए, आवास बनाने के लिए पहले मटेरियल देख लीजिए, किन किन मटेरियल का प्रयोग करेगा। तो देखिए, एक तो मिट्टी का प्रयोग करेगा, दूसरा आप कहेंगे घास का प्रयोग करेगा, तीसरा क्या करेगा, वो बांस और बल्लियों का प्रयोग करेगा। और आज भी आप हमारे गांव में ये विशेषताएं देख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ये बताइए कि ये जो मिट्टी, घास, बांस, बल्लियों से ये जो घर बना रहा है, ये कहाँ बनाएगा? तो आप कहोगे कि सर यह दो स्थानों पर बनाएगा। एक तो धरती पर बनाएगा और दूसरा धरती के अंदर बनाएगा। धरती पर तो जैसे हम लोगों के आज बनता है, और धरती के अंदर बनाएगा। कैसे? गड्ढा खोद करके, और उसके ऊपर से वह जो क्या करेगा, ठीक है, घास फूस की, ठीक है, वह एक छत डाल देगा। इसी धरती के अंदर के जो घर हैं, इसी को अभी थोड़ी देर बाद हम लोग कहेंगे बुर्ज होम। क्या बोलेंगे? बुर्ज होम कहेंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। और यह चीज़ आज भी आप देख सकते हैं, स्पेशली जो जानवर होते हैं, जानवरों के लिए लोग बनाते हैं। अब आपने जब आवास देख लिया, तो आवास के साथ साथ एक चीज़ आपको और देखना है, पहिया। नहीं, एक चीज़ आप और जान लीजिएगा कि ये जो घर बनाता है वो तो ठीक है कि वो धरती पर बना रहा है, धरती के अंदर बना रहा है, लेकिन कहाँ बनाता है? तो कल भी हमने आपको समझाया था, आज भी यहाँ समझा देंगे। तो वो उस स्थान पे बनाता था जहाँ पर पानी के साधन आसानी से सुलभ हों। इसका मतलब ये है कि वो नदियों के किनारे बनाएगा, झरनों के पास बनाएगा। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, जो फोर्थ पॉइंट है वो है पहिया। पहिया मतलब चक्का, व्हील। तो ये जो पहिया है, यही पहिया महापरिवर्तन को लाएगा। आज आप कौन सी ऐसी चीज बता सकते हैं जो बिना पहिए से संचालित हो रही है? लगभग हर चीज पहिए से ही संचालित हो रही है। पहिया आएगा तो यह महापरिवर्तन लाएगा। ठीक है, तो अब ये जो पहिया है, मानव ने इस पहिए का निर्माण कैसे किया? तो आप एक चीज याद रखिएगा कि जो पहिया है, इसका निर्माण करने के लिए उसने क्या किया कि वृक्षों के तनों को काटा, और उसी तनों को काट करके उसने पहिए का पहला प्रयोग किस क्षेत्र में किया? तो आप कहिएगा, पहिए का पहला प्रयोग उसने चाक बनाने में किया। चाक बनाने में किया। तो इस चाक के द्वारा उसने क्या किया? तो आप कहोगे कि सर इस चाक के द्वारा पहला प्रयोग उसने कुम्हारी के क्षेत्र में किया। कुम्हारी मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इसने इसका प्रयोग किया है। इसका मतलब
ये आप जान गए। तो यहीं पर आपको ये भी कर लेना चाहिए कि यही वो युग है नवपाषाण, जब कुम्हार आ गया। कुम्हार मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के जो बर्तन बना रहे हैं। तो इस समय जो बर्तन बना उसमें मान लीजिए मिट्टी के बर्तन मृदभांड लिख देते हैं, मृदभांड या वेयर। तो ये जो मृदभांड बना, यह मृदभांड आग में पकाया भी गया, आग में पकाया गया। मतलब मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाने की तकनीकी भी जान चुका है कौन? नवपाषाण युग का होमो सेपियंस मानो। तो जब उसने आग में पका लिया तो आप याद रखिएगा, यहां एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। वो ये बन गया कि इसका मतलब ये है कि वह कौन सा पाषाण युग की व्यक्ति है या युग है जिसमें व्यक्ति थर्मोडायनेमिक्स या ताप नियंत्रण की विधि से परिचित हुआ। नियंत्रण, इसका मतलब यह है कि आग पर कंट्रोल, आग पर कंट्रोल। जितेंद्र जी इस फैसले आप ध्यान दें कि ताप पर नियंत्रण, क्योंकि आपका यह क्वेश्चन था, ताप नियंत्रण पर जो ज्ञान प्राप्त किया है वह कहां हुआ? नवपाषाण युग में हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब वो आग में पकाने लगा तो इसका मतलब यह है कि वो ताप नियंत्रण को जान गया। क्यों, कैसे आप यहां पर कह दिए कि ताप नियंत्रण वो हो गया? आग में डाल दो पकाता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर 600 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर हुआ तो मिट्टी पानी पाते ही गल जाएगी, और अगर वह 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हुआ तो वह चीज झावे में बदल जाएगी। तो ऐसी स्थितियों में दोनों ही बेकार हो जाएंगे। तो आपने देखा कि जो टेम्परेचर रेगुलेशन की क्षमता है वो यहाँ आ गई है। तो आपने देखा कि वहाँ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अब एक चीज और, जो व्यक्ति ताप नियंत्रण करेगा वह रसायन से परिचित तो हो ही जाएगा। रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान होता क्या है? अरे भाई, रसायन का मतलब होता है रस और आयन, मतलब रस, रंग, रस, ठीक है, इत्यादि का जहां अध्ययन किया जाए वही रसायन है। तो इसका मतलब यह है कि यह व्यक्ति नवपाषाण युग में व्यक्ति किससे परिचित हो गया? रंगने, रंग बनाने और रंगने की टेक्नोलॉजी से भी परिचित हो गया। और यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन आए वे रंगे हुए हैं और इसके साथ साथ उस पर छाप लगाए गए हैं। छाप लगाने का मतलब ये है कि उन्होंने रस्सियों को रंग में डुबो करके और उस पर यूं 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 करके लगाया है छाप। अब ये आपने देख लिया कि कुम्हारी आ गई। अभी हमने आपके सामने कुछ चीज़ें करी है, एक्शन किया है, और वह एक्शन आप अपने दिमाग पे याद रखिएगा तो वो भूलेगा कभी नहीं। तो हमने कहा कि रस्सी से वो डुबो करके और उस पे छाप लगाते थे। तो इसका मतलब ये है कि जो रस्सी बुनना जानेगा तो ये भी हो जाएगा कि यही युग है जिसमें बुनकर तकनीकी भी आ गई, बुनकर तकनीकी आ गई। क्लियर? तो बुनकर, वीवर टेक्नोलॉजी आ गई और व्यक्ति अब अपने तन को ढकने के लिए, ठीक है, वह वस्त्र का भी उपयोग करने लगा। तो आप याद रखिएगा ये सब तो बहुत अच्छी बातें आई, बहुत अच्छी बातें रही, बड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन एक जो परिवर्तन है वह हमारे लिए घातक बनेगा। वह परिवर्तन क्या है? तो आप अगला परिवर्तन देखें, और वह परिवर्तन है संपत्ति की अवधारणा यहीं पर विकसित होती है। नवपाषाण युग में एक नई अवधारणा आ रही है बच्चों, वह अवधारणा है संपत्ति की अवधारणा।
की अवधारणा, और यही वो संपत्ति है जो करती क्या है। तो आप कहेंगे संपत्ति की अवधारणा ही मनुष्य को मनुष्य से छीन लेती है, अपना ही अपने से बेगाना बन जाता है या पराया बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप याद रखिएगा कि संपत्ति की अवधारणा आते ही सामुदायिक जीवन अंत होगा और एक नई विषमता उत्पन्न होगी। ये विषमता कैसी होगी? आप कहोगे सर यह विषमता सोशल भी होगी, सामाजिक भी होगी और इकोनॉमिकल तो है, ये है, आर्थिक होगी। और ये जो सामाजिक और आर्थिक विषमता है, यही विषमता जो है वो करेगी क्या? एक चीज़ को जन्म दे देगी। और वह क्या चीज़ का जन्म देगी? आप कहोगे कि सर मालिक और गुलाम का जन्म दे देगी। अर्थात यही वो दौर है जब सरदारों का दौर शुरू हो रहा है। क्लियर? और अब मनुष्य क्या होगा? समझ गए ना बातें आप? और एक और तथ्य, और वो है श्रम विभाजन। वैसे भी आपको हमने बता दिया था कि निएंडरथल मध्य पूर्व पाषाण युग में भी श्रम विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो श्रम विभाजन हुआ है वो बड़ा स्पष्ट विभाजन है। क्या स्पष्ट विभाजन हो रहा है? यहाँ पर देखिए, पहली बात तो ये आई कि जो स्त्रियां हैं, यह स्त्रियां कृषि और कम मेहनत वाले कार्य करती रहीं, कम जोखिम वाले काम करती रहीं, मतलब प्रायः अपने घरेलू कार्यों में लगी रहीं। बच्चे भी उनके साथ लगे रहे, लेकिन जो रिस्की कार्य थे, बड़े बड़े कार्य थे, उसको किसने किया? पुरुषों ने किया था। इस प्रकार से श्रम विभाजन की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो रही है। अब ये जो श्रम विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई वह स्त्री के शारीरिक क्षमता को देख करके हुई थी। कि वो आप घरेलू चीज़ें देखें, आप रिस्क का काम स्वीकार करने के लिए आप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि श्रम विभाजन का जो रियल कॉन्सेप्ट डेवलप्ड होता है वह नवपाषाण युग से ही विकसित होता है। और जब श्रम विभाजन आ जाएगा, संपत्ति आएगी, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति और व्यक्ति में जब मतभेद उत्पन्न होगा तो एक चीज़ अपने आप आ जाएगी, और वो आ जाएगा भय। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए, भय ना लिख करके आप पहले लिखिए धर्म। तो धर्म का उद्भव नवपाषाण युग में होता है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि व्यक्ति धार्मिक कब होता है। देखिए, आदर्श की बातें करना कुछ और होता है, लेकिन ये इतिहास का क्लास है, तो इतिहास के क्लास में आपका आदर्श नहीं चल पाएगा। क्योंकि इतिहास क्या है, तो हमने बताया था कि जिसमें प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष हो, वो इतिहास है। तो देखिए, धर्म का उदय ही होता है भय से। जब व्यक्ति भयभीत होता है तो वह धार्मिक होता जाता है। जब व्यक्ति भयभीत होगा तो वह धार्मिक होगा। और याद रखिएगा, यहीं से प्रलोभन भी शुरू होता है। मतलब धर्म की उत्पत्ति ही भय से शुरू होती है। व्यक्ति जितना भयभीत है उतना बड़ा धार्मिक है। जब तक व्यक्ति, जैसे आप लोग की ही मैं बात करूं, आप लोग बड़े धार्मिक आदमी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्यों हमने विश्वास कर लिया कि आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं? देखो, उसका एक रीजन है, क्योंकि आप अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको डर लगा रहता है कि पता नहीं सफल हूं या नहीं सफल हूं। तो रोज तो आप पूजा नहीं करते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा इम्तहान होगा उस दिन जरूर अपने अपने देव की उपासना करके वहां जाते होगे, और जैसे ही सेंटर में पहुंचते होगे वहां मन ही मन में बुदबुदाते रहते हो, हे भगवान, हे भगवान, हे हनुमान जी, ये सब चीजें करते रहते हैं। तो ये सब है क्या? भय ही तो है। तो आप याद रखिएगा,
जब लोग भयभीत होते हैं तो धर्म की बात करते हैं, और लोग वहाँ उस जमाने में किससे भयभीत हुए? तो आप कहिएगा वर्षा से भयभीत हुए थे, तूफान से भयभीत हुए थे, और इस भय के कारण इन्होंने क्या किया था? इसको अपना देवता मान लिया। आज भी हमारे यहाँ क्या है? वर्षा का देवता इंद्र माना जाता है, तूफान का देवता, ठीक है, रुद्र को माना जाता है, और इसके बाद जल भी हमारे यहाँ देवता हैं, और जल का देवता वरुण को माना जाता है। क्लियर? तो आपने देखा कि ये सब भय था, और कुछ प्रलोभन भी होता है। जैसे हम लोग गंगा माता कहते हैं, अन्य को तो नहीं कहते हम लोग, ठीक है, टोंस को माता नहीं कहते, राप्ती को माता नहीं कहते, लेकिन गंगा को ही मैया क्यों बोलते हैं? क्योंकि गंगा हिंदुस्तान के 42% लोगों को क्या देती है? आप कहेंगे जीवन देती है। 42% लोग गंगा के बेसिन में बसे हुए हैं, और गंगा से ही वह क्या पा रहे हैं? जीवन पा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में उन्होंने क्या किया? गंगा को पवित्र माना। बाद में चलकर के जब हम ऋग्वेद पढ़ने लगेंगे तो वहाँ हम सरस्वती को पवित्र नदी मानेंगे। वहाँ गंगा इंपॉर्टेंट ग्लेस है, उनका कोई महत्व नहीं गंगा का, वहाँ सरस्वती महत्वपूर्ण है। और सरस्वती के लिए ऋग्वेद में नदीतमा शब्द आएगा, क्योंकि अनदितमा का मतलब ही क्या हुआ? नदियों में प्रमुख या माँ। तो खैर वो इतनी बातें जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि ये लोग वर्षा, तूफान, जल और इसके अतिरिक्त कुछ फायदा उनको था जिससे, ठीक है, वो क्या थी? गाय था। तो गाय को भी उन्होंने पूजना शुरू कर दिया। कुछ भयभीत थे वे सर्प इत्यादि से, तो इसको भी उन्होंने पूजना शुरू कर दिया था। अब एक चीज याद रखिएगा, भाषा, चित्रकारी और संगीत का विकास भी नवपाषाण युग में हुआ। अब आइए इस विशेषताओं को जानने के बाद हम लोग थोड़ी सी बात और करते हैं। वो क्या करना है हमें? तो आप याद रखिएगा, नवपाषाण युग के हम पुरा स्थलों की बात कर लेते हैं। पुरा स्थल, तो इस पुरा स्थल को आप कैसे पढ़ोगे? देखो, एक तो करो उत्तर में चले जाओ आप, तो आप कहोगे उत्तर में सर कश्मीर। कश्मीर, तो कश्मीर में कौन है? तो आप कहोगे सर दो स्थान है। एक कौन सा स्थान है बेटा? आप कहोगे श्रीनगर, नहीं, सीधे से लिखिए, बुर्ज होम लिखिए, और दूसरा गुफ कराल लिखिए। क्या लिखेंगे आप? गुफ कराल। तो ये देखिए, बुर्ज होम यह डिटेरा और पीटरसन की खोज है, और ये गुफ कराल यह है शर्मासर, एक शर्मासर की तलाश है। खैर ये सब मतलब नहीं होता। आप यहाँ आइए, बुर्ज होम। बुर्ज होम का मतलब है गर्त में घर। बुर्ज होम मतलब अभी हमने बताया कि धरती के अंदर जो घर बनाते थे। बुर्ज होम का मतलब है गर्त गृह, गर्त गृह। ठीक। अब एक चीज याद रखिएगा, बुर्ज होम में वो करते क्या थे? तो आप सीधे सीधे से बात करेंगे कि बुर्ज होम में ये लोग रहते भी थे, अनाजों का संग्रह भी करते थे। और ये है कहाँ? तो आप कहेंगे कश्मीर में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, नॉर्थ में है। क्या? बुर्ज होम। आप एक चीज और याद रखना है कि बुर्ज होम से एक कब्र पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा, इस कब्र में दो चीज़ें जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग एक चीज़ जानते होंगे लेकिन एक चीज़ नहीं जानते, और वही चीज़ वो पूछते रहते हैं। वो मालिक के साथ कुत्ते का दफन करना आप जानते हैं, मालिक के साथ कुत्ते का दफन करना। लेकिन ये भी आप याद रखिएगा कि यहीं से अभी अभी एक कब्र पाई गई जिसमें क्या किया गया, मतलब 2-3 साल पहले, मालिक के साथ बकरी का भी दफन है, बकरे या बकरी का भी दफन है। अब ये जो चीज़ें हैं वो क्या बता रही हैं? यह संदेश दे रही हैं
पुनर्जन्म की मान्यताओं में विश्वास को दिखा रही है। क्लियर हो गया। और अब एक चीज और, बाद में आप देखेंगे अभी मालिक के साथ कुत्ता दफन होगा, फिर घोड़ा दफन होने लगेगा, फिर क्या होगा, ठीक है, सती व्रत आ जाएगा, ठीक है। वो क्या है कि जब तुम जन्मोगे तो मैं भी जन्मूंगी, 7 फेरे का कॉन्सेप्ट आने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चलेगा, अभी वो सब चीजें नहीं। बस आप इतना चीजें दिमाग पर रखिए, 7 फेरा अभी यहां मत लाइए, ठीक है। आगे चलते हैं। गुफ कराल, तो गुफ कराल ये भी कश्मीर का ही है। और यहां से क्या मिलता है, तो आप कहोगे कि सर जले हुए गेहूं का साक्ष्य मिलता है गुफ कराल से। और क्या मिलता है, जले हुए गेहूं का साक्ष्य और सिलबट्टा। ऐसा तो कोई नहीं कि जो सिलबट्टा ना जानता हो, ठीक है, जैसे मसाला पीसते हैं हमारे घरों के अंदर, तो सिलबट्टे का साक्ष्य। और क्या मिलता है, आप कहोगे कि सर सुई का साक्ष्य मिलता है। सुई मतलब हड्डी की बनी हुई सुई का भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है। अब इसके बाद आप एक पूरा स्थल उत्तर में आपने देखा। अब आप आ जाओ विंध्य घाटी में, यहाँ विंध्यन घाटी में आ जाइए। अब तो विंध्यन घाटी मतलब विंध्य पर्वत की घाटी में आइए आप। तो विंध्यन की घाटी में बसा हुआ एक बड़ा शहर है और उसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज। और ये जो प्रयागराज है, इसका इलाहाबाद भी लिख सकते हैं। तो प्रयागराज में एक स्थान है कोलडीवा, डेवा। और यही जो कोलडीवा है, इसमें दुनिया का सबसे प्राचीनतम चावल का अवशेष यहीं से प्राप्त होता है। लगभग आप कह सकते हो ये 5000 BC से शुरू हो रहा है ना। और कहा जाता है कि ये जो चावल है ये 6000 BC का है। तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिला। फिर एक बात आप यहां देख लिया आपने, फिर आप चलिए मध्य गंगा की घाटी में। मध्य गंगा की घाटी, तो मध्य गंगा की घाटी में क्या आता है, बिहार आता है। तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है सारण। सारण में एक स्थान है चिरांद, चिरांद। और चिरांद में क्या मिलता है, तो आप कहेंगे हड्डियों के हथियार मिलते हैं, अस्थि के हथियार मिलते हैं। तो ठीक है, ये तो एग्जामिनेशन में आ चुका है। अब आप याद रखिएगा कि स्पेशली बड़े कंपटीशन के लिए लाइक UGC मतलब जो भी बड़े आप दे रहे हैं, तो उसमें आप याद रखिएगा कि ये अस्थि जो है ये किसकी है, हिरण की सींग है, हिरण की सींग। तो हिरण के सींग के बने हुए हड्डियों का एक बहुत बड़ा जखीरा, हथियारों का जखीरा कहाँ से प्राप्त होता है, यहीं से प्राप्त होता है। अब मध्य गंगा घाटी से हम लोग हटते हैं और चलते हैं साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में हम लोग चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में अगर हम चलें तो वहां चलेंगे ब्रह्मगिरी। तो 2 वर्ड याद रखिएगा कर्नाटक में, एक तो आप ब्रह्मगिरी की बात करिए और दूसरा संगन कल्लू की बात करिए। संगन कल्लू, ये 2 चीज आपको याद रखनी है। खैर यहां लग चुका है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। संगन कल्लू, तो ये ब्रह्मगिरी और संगन कल्लू तो ये कर्नाटक में है। तो यहां से क्या मिला है, मानव के अस्थायी निवास का साक्ष्य मिला है। और इस साक्ष्य को किसने तलाशा है, तो हमने आपसे अभी कुछ समय पहले कहा था कि प्रोफेसर सुब्बा राव ने तलाशा था और अस्थायी निवास। और यही कारण है कि सुब्बा राव को भारत में नवपाषाण युग का जनक कहा जाता है। फिर आप याद रखिएगा कि यहीं से राख का टीला भी प्राप्त होता है, टीला। अब ये जो राख का टीला है, इसमें आपको एक बात समझना होगा कि ये राख का टीला कैसे आया। तो देखिए
ये लोग करते क्या थे कि पशुपालन करते थे, और वहाँ पशुपालन के बाद जो है सारी की सारी जो गोबर है इत्यादि है ये सब पड़ा रहता था। फिर ये करते क्या था कि धीरे धीरे वो जब सूख जाता था गर्मियों के दिनों में तो वहाँ आग लगा देते थे, और आग लगाने के बाद जो अवशेष बचता था उसी को कहते हैं राख का टीला। फिर हम लोग और चीज़ कर्नाटक में देख लेंगे। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू के अतिरिक्त मास्की है, हल्लूर है, मास्की, हल्लूर, टी नरसीपुर, ये सभी स्थान जो है नवपाषाणिक स्थल हैं, लेकिन अभी इसका उत्खनन शेष है, बताया नहीं जा सकता। अब तमिलनाडु में हम लोग चलते हैं, तो तमिलनाडु में एक स्थल है पोयमपल्ली। कौन सा स्थल है? पोयमपल्ली। तो पोयमपल्ली से भी नवपाषाण युग के, ठीक है, उपकरण प्राप्त होते हैं। तो अब हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म होता है और हम लोगों ने पाषाण युग को समाप्त कर दिया है। बस इसमें शेष है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कराना और मैपिंग कराना। मतलब दो चीज़ें शेष हैं जो छूटी हुई हैं, तो वो चीज़ आपको जल्दी करा देते हैं हम। लेकिन अभी आप नई हेडिंग डाल देंगे ताम्र पाषाणिक संस्कृति। लेकिन जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है ये एक अलग चैप्टर है। मतलब कृषि ग्राम्य संस्कृतियों का ये ज़बरदस्त यहाँ पर विकास होगा, ठीक है। तो आप इसे अलग क्लास में ही लें, मतलब कल के क्लास में ही लें, ठीक है। वैसे भी ये मैटर अगर आपने ध्यान से सुना तो ये तो आपको क्लास के अंदर ही तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन एक बार आप लिख करके और राइटिंग कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। और फिलहाल हम लोग कल पढ़ेंगे ताम्र पाषाणिक संस्कृति। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक।